अच्छा, फिर है टॉपिक कि फंजाई रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं। अब फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तमाम ग्रुप्स में किसी ना किसी तरीके से पाई जाती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चंद ग्रुप्स कर सकते हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो नहीं कर सकता, इनको हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। तो इम्परफेक्ट फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। और फिर हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके जब हम फर्दर ग्रुप्स बनाते हैं तो वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस पे बनाते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से कर रहे हैं। लाइफ साइकिल डिफरेंट हो सकती हैं और उसके हिसाब से फिर हमने इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए हैं। पीछे प्रोटोजोआ के अंदर हमने देखा था कि हमने उनको क्लासिफाई किया कि फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया था कि वो लोकोमोशन कैसे करते हैं, और एल्गी को क्लासिफाई किया था कि उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैसे हैं। तो लेकिन यहां पर फंजाई को हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ तरीके इनमें हो सकते हैं, स्पोर्स, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले आते हैं स्पोर्स। तो स्पोर्स स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर लगते हैं। अब स्पोर्स की जब बात होगी तो दो तरह के स्पोर्स होंगे, सेक्सुअल स्पोर्स भी हो सकते हैं और एसेक्सुअल स्पोर्स भी हो सकते हैं। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी स्पोर्स बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी स्पोर्स बनते हैं। तो दो तरह के हैं और ये स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर लगते हैं, यानी कि एक वो हॉल बना हुआ है, उस हॉल के अंदर स्पोर्स लगेंगे। उस स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम सिंगुलर है, जमा करना हो तो स्पोरेंजिया, जैसे फ्लैजेलम सिंगुलर है, जमा करना हो तो फ्लैजेला। इसी तरह स्पोरेंजियम जिसके IUM आ रहा है एंड में, तो UM हटाकर A लगा देते हैं तो जमा बन जाता है। तो अब होता क्या है कि हाइफी ग्रो कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ब्रेड के अंदर फैले हुए हैं और उनमें से कुछ हाइफी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं और उनके आगे वाले इलाका जो है वो सेपरेट हो जाता है, पीछे वो दीवार बन जाती है, पिछले वाले हाइफी कट ऑफ हो गया और उसके ऊपर फिर वो एक बॉल लगती है और उस बॉल के अंदर, बॉल के ऊपर हॉल चढ़ा हुआ होता है और उसके अंदर स्पोर्स लगते हैं जिनको हम एसेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स आगे आएंगे। अब हाइफी हमने बात की थी कि माइसीलियम इन जनरल हैप्लॉइड होती है, यानी कि उसकी बॉडी हमेशा ही हैप्लॉइड होती है। तो जो फंगस आपको नजर आ रही है वो ज्यादातर माइसीलियम हैप्लॉइड होगी। तो ये स्पोर्स भी फिर माइटोसिस से बन रहे हैं और हैप्लॉइड हैं और नॉन मोटाइल हैं। नॉन मोटाइल का मतलब है कि इनके पास सीलिया या फ्लैजेला नहीं है कि खुद से स्विम करके कहीं जा सकें, अलबत्ता हवा के दोष पे दूर दूर तक उड़ते रहते हैं और नई जगहों पर जाकर ग्रो करते हैं। तो अमूमन स्पोर्स स्मॉल होते हैं, साइज में छोटे हैं, इनको स्प्रेड होने के लिए पानी की जरूरत नहीं है। अब ये क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा हुआ है कि आगे प्लांट्स में जाकर हम देखेंगे कि वहां पर रिप्रोडक्शन में पानी की जरूरत पड़ती है। अगर पानी ना हो तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर इनको ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत नहीं है। ग्रो कह रहा हूं स्प्रेड होने के लिए, एक जगह से दूसरे इलाके में जाने के लिए पानी नहीं चाहिए, डायरेक्टली विंड के जरिए से उड़ के दूसरी जगहों पर जा सकते हैं। अमूमन बहुत ज्यादा तादाद में पैदा होते हैं और इसी वजह से ये फंजाई को इस काबिल बनाते हैं कि वो जहां मर्जी आप कोई चीज छुपा के रख दें उसके अंदर फंगस ग्रो कर ही जाती हैं। तो इसी तरह प्लांट पैथोजेंस जितने भी हैं जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको बीमार करते हैं, तो वो भी स्पोर्स के जरिए से नए पौधों पर जाकर गिरते हैं और वहां पे उनको नुकसान पहुंचाते हैं। कई ऐसे भी हैं जो कीड़े मकोड़ों के पैरों से या उनके बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। वो कीड़े मकोड़े एक डेड, मतलब कहीं पे कोई जानवर मरा पड़ा है तो वहां पे फिर रहे थे, तो उधर से स्पोर्स पिक किए, किसी दूसरे के ऊपर जाकर छोड़ आए, तो जानवरों से भी लिफ्ट ले लेते हैं अक्सर। तो इसी तरह रेन स्प्लैशेस के जरिए से उड़ सकते हैं। कल हमने बात की थी कि वो पफ बॉल्स होती हैं, उनके ऊपर जब क्या नाम है बारिश के कतरे, रेन ड्रॉप्स गिरती हैं तो वो अंदर से वो हवा के जरिए काफी सारे स्पोर्स निकलते हैं और वो नए इलाकों में जाके गिरते हैं। तो ये बहुत कॉमनली फंजाई
एसेक्सुअल स्पोर्स को इस्तेमाल करती हैं ग्रो करने के लिए। यहाँ पे आपको ब्रेड के ऊपर वो उसकी माइसीलियम दिखाई हुई है, नीचे ये जो धागे ग्रो कर रहे हैं ये माइसीलियम है, कुछ धागे ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, एक दीवार बन जाती है, कट ऑफ हो जाते हैं बाकी माइसीलियम से, और ऊपर एक खाना चैम्बर बनता है जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं। जिस डंडी के ऊपर खाने वो स्पोरेंजियम लग रही है उसको स्पोरेंजियोफोर कहेंगे, ठीक है। जिस डंडी के ऊपर स्पोरेंजियम लग रही है स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। फोर का लफ्जी मतलब, फोर का वर्ड बार बार आएगा, PHORE, या आपने फोरामिनीफेरा पढ़ा था, फेरा और फोर एक ही वर्ड है। तो फोर का मतलब होता है बियरिंग, बियरिंग उठाने वाले। तो स्पोरेंजियोफोर वो डंडी जिसने स्पोरेंजियम को उठाया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपको स्पोरेंजिया ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये येलो से कलर के हैं शुरू में जब कच्चे हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो वो ब्लैक कलर के होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर मेच्योर स्पोर्स मौजूद हैं। टाइम लैप्स दिखाया हुआ है, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया हुआ है। फिर दूसरा तरीकाकार है कोनिडिया। कोनिडिया जमा है, सिंगुलर कोनिडियम है। ये भी नॉन मोटाइल है, यानी कि इनके पास भी सीलिया फ्लैजेला नहीं है स्विम करने के लिए। ये भी एसेक्सुअल तरीके से पैदा हुए हैं, यानी कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है। और ये भी उसी तरह हाइफी की टिप के ऊपर कट ऑफ होने से बने हैं, यानी कि हाइफी ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर दिया हवा में, फिर वहां पे कट्स लग गए और ऊपर वाला इलाका स्पेशलाइज हो गया, कन्वर्ट हो गया कोनिडिया में, ठीक है। अब जिन डंडियों के ऊपर लगते हैं उनको कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडिया जिन डंडियों पे लगेंगे उनको कोनिडियोफोर कहते हैं। अब दोनों में फर्क पेपर में पूछा जाता है। स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर लगते हैं, कोनिडिया टिप के ऊपर लगते हैं। ये बाहर की तरफ लगेंगे, किसी चीज के अंदर बंद नहीं है, ठीक है। और स्पोर्स अंदर बंद थे। फिर दूसरा फर्क यह है कि स्पोर अमूमन अकेले अकेले पैदा होते हैं, यानी कि वो एक अकेला स्पोर है जो छोड़ दिया जाएगा कहीं जाके ग्रो करेगा। लेकिन कोनिडिया अमूमन गुच्छों में छोड़े जाते हैं, 3 4 6 8 का एक वो लंबी सी चेन होगी जो इकट्ठी गिरेगी ग्रो करके नए इलाके में दोबारा से वो कॉलोनी बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो चेन्स या क्लस्टर्स की फॉर्म में अमूमन ग्रो करते हैं और बड़ी तादाद में पैदा किए जाते हैं, चंद हफ्ते तक सरवाइव कर सकते हैं और उसकी वजह से फिर ये रैपिड कॉलोनाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि तेजी के साथ उस इलाके के ऊपर कब्जा करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी स्पोर्स हैं वो दूर दूर तक जाकर नए इलाकों तक पहुंचने के लिए बने हुए हैं। लेकिन कोनिडिया एक ब्रेड के ऊपर आके स्पोर गिर गया, वहां पे जल्दी जल्दी कोनिडिया पैदा कर करके वो कोनिडिया आगे गिरेंगे, फिर और कोनिडिया पैदा होंगे, वो आगे गिरेंगे, तो पूरी ब्रेड के ऊपर उनका कब्जा हो जाएगा चंद दिन के अंदर अंदर। तो ये देखने में ब्रश लाइक लगते हैं, आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, और अमूमन चेन्स की फॉर्म में, गुच्छों की फॉर्म में रिलीज किए जाते हैं। दोनों में डिफरेंस अक्सर पेपर में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। फिर एक और तरीकाकार है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन नाम से जाहिर है, फ्रैगमेंट यानी टुकड़े। एक ब्रेड के ऊपर स्पोर आके गिरा, वो ब्रेड के अंदर ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, आपने ब्रेड 2 टुकड़े कर दी, आधी माइसीलियम उधर रह गई, आधी माइसीलियम इधर रह गई, दोनों इजीली ग्रो करके 2 अलग अलग इंडिविजुअल अब कंसीडर होंगे। वो अपनी अपनी आसानी आराम से जिंदगी गुजारते रहेंगे, वो अलग बात है कि आप उसे खा जाएं। तो अगर यानी कि एक माइसीलियम को तोड़ के 2 टुकड़े कर दिया जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2 माइसीलियम अलग-अलग हो जाएंगी और वो ग्रो करती रहेंगी। इस प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। एक और तरीकाकार जो यीस्ट के अंदर पाया जाता है, खमीर के अंदर पाया जाता है, इसको बडिंग कहते हैं। बडिंग एक स्पेशल टाइप की डिवीजन है। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली आपने सेल डिवीजन पढ़ी है, माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड करके 2 सेल्स बनते हैं और वो दोनों डॉटर सेल्स इक्वल साइज के बनते हैं, ठीक है। माइटोसिस में हमने पढ़ा था। लेकिन यहां पर एसिमेट्रिक डिवीजन है। एसिमेट्रिक का मतलब है कि वो बराबर नहीं है। एक बहुत बड़ा सेल बन रहा है डिवीजन के नतीजे में और एक बहुत छोटा सा सेल बन रहा है। उस छोटे से सेल को, टाइनी आउटग्रोथ को हम बड कहते हैं। बड का मतलब है कली या कॉम्पल। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये यीस्ट के ऊपर छोटे छोटे से बड्स बने हुए हैं। तो बेसिकली ये बड़ा सेल था जिसने डिवाइड किया
और मतलब वो दो भाई थे जो एक बाप के घर में रहते थे, तो अब वो छोटे भाई को सिर्फ एक कमरा मिला हुआ है और बड़े भाई को पूरा मकान मिला हुआ है रहने के लिए। तो ये वो वाला हिसाब है। तो जनाब जी अब वो उसको थोड़ा थोड़ा लेकिन खाने को मिलता रहता है बर्ड को, बड़ा वाला सेल उसको खिलाता रहता है। जब वो खा खा के बड़ा हो जाता है तो फिर वो सेपरेट हो जाता है, कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है। तो बाज दफा रिलेटिवली इक्वल डिवीजन भी हो सकती हैं, यानी कि किसी हद तक बराबर डिवीजन हो सकती है, लेकिन बर्डिंग के अंदर अमूमन अनइक्वल डिवीजन होती है। तो ये 4 तरीके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। 4 में से कोई एक तरीका, कोई एक फंगस प्रेफर कर सकती है, ठीक है। कोई एक ग्रुप के अंदर एक तरीका ज्यादा होगा, दूसरा तरीका निस्बतन कम होगा। याद रखना है आपने इनको।